सो आज स्पेशली क्योंकि 12th के जो बोर्ड स्टार्ट हो रहे हैं, आप सबको मालूम है कि 17 फरवरी से आपके बोर्ड एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएंगे। टॉपिक्स लेना चाहते हैं वो हैं 2 चैप्टर्स, यानी कि यूनिट फर्स्ट के इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड्स। हम कोशिश ये करेंगे कि 30 दिन के अंदर अंदर हम ऑलमोस्ट जो भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं या कुछ न्यूमेरिकल्स हैं तो वो हम आपको थोड़ा सा बताएंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं सिलेबस क्या क्या है। तो सबसे पहला चैप्टर जो है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड्स है। इसमें जो सिलेबस आएगा वो इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में हल्का फुल्का, कन्वर्जेशन ऑफ चार्ज, कूलम्ब्स लॉ फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट्स चार्जेस। तो इसमें एक टॉपिक निकल के आता है वो है कूलम्ब्स लॉ। ठीक है, तो आप लोगों को कूलम्ब्स लॉ को थोड़ा प्रॉपर देखना पड़ेगा कि किस तरीके से कूलम्ब्स लॉ आपका काम कर सकता है। तो कूलम्ब्स लॉ को प्रॉपरली पढ़ लीजिएगा। इस पे कोई छोटे मोटे न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस देख लीजिएगा इसमें। उसके अलावा फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेस, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल्स, कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशंस, इसमें एज सच अभी तक बोर्ड में इतना कुछ टॉपिक्स नहीं आए। तो यहाँ पे हम मेन टॉपिक जो लेके चल रहे हैं वो है कूलम्ब्स लॉ। उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं वो हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, पॉइंट चार्ज के बारे में ज़्यादा नहीं पूछा जाता, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में नहीं पूछा जाता। तो दूसरा जो टॉपिक आ जाएगा वो आएगा इलेक्ट्रिक डाइपोल, यानी कि ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इलेक्ट्रिक डाइपोल का। उसके बाद अगर आप देखें इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल्स, टॉर्क बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। टॉर्क के बेस पे आपको न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं, इसका डेरिवेशन आ सकता है। ठीक है, और डाइपोल ऑफ अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो मैं आपको इस चैप्टर में पहला तो सबसे पहला कूलम्ब्स लॉ, उससे बेस्ड न्यूमेरिकल्स, दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशंस और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के कारण जो डाइपोल फॉर्मेशंस होती हैं वो डाइपोल फॉर्मेशंस के बारे में। और इसमें ख़ास बात यह है कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में किस तरह से टॉर्क काम करेगा जब डाइपोल को आप प्लेस करोगे। तो उसके बेस पे न्यूमेरिकल्स भी आ सकते हैं या उसका छोटा सा जो डेरिवेशन है वो आ सकता है। देन थर्ड जो इम्पोर्टेंट है वो है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, डेफिनेशन आ सकती है इसके बेस पे। स्टेटमेंट ऑफ गॉस थ्योरम इंपॉर्टेंट है इधर, तो गॉस थ्योरम जरूर कर लीजिएगा। इसकी एप्लीकेशंस भी इंपॉर्टेंट है गॉस थ्योरम की, तो एप्लीकेशन भी करना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे इस तरीके से आप तैयारी कर सकते हैं। दैन यूनिफॉर्म चार्ज इनफाइनाइट प्लेन शीट्स और यूनिफॉर्म चार्ज स्फेरिकल शेल्स के बारे में जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस हैं वो आप किस तरीके से करेंगे, ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो अगर हम यहाँ पे काउंट करें ओवरऑल कि हमारे कितने इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं, तो मैं आपको बता दूँ सबसे पहला कूलम्ब्स लॉ हो गया, तो इससे रिगार्डिंग आपको ज़रूर करना है। इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशंस और क्या होती है उसके बारे में। दैन डाइपोल मूवमेंट ज़रूरी है, तो थर्ड डाइपोल मूवमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन बन सकता है। टॉर्क के बेस पे आप पे न्यूमेरिकल आ सकता है जब हम डाइपोल के बारे में बताते हैं। स्टेबल डाइपोल जो है वो कब रहता है, किस फॉर्मेशन में रहता है, किस डिग्री में रहता है, आपको आप ओरिएंटेशन के अकॉर्डिंग तो वो आप कर सकते हैं ओरिएंटेशन के अकॉर्डिंग कि डाइपोल कब तो स्टेबल रहेगा और कब से सबसे ज़्यादा अनस्टेबल रहता है। तो ये आपसे पूछा जा सकता है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में 5वां टॉपिक। ठीक है, गॉस थ्योरम 6ठा टॉपिक और एप्लीकेशंस और बाकी जो सारी चीज़ें हैं 7 या 8 टॉपिक। तो पहले चैप्टर में आपके 8 इंपॉर्टेंट टॉपिक बनते हैं और इन 8 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को आपको करना है। आपको पूरा अच्छी तरह से रटने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो एप्लीकेशन टू फाइंड ड्यू टू इनफाइनाइट लॉन्ग स्टेट वायर और यूनिफॉर्म चार्ज इनफाइनाइट प्लेन शीट्स के बारे में हम पढ़ते हैं कि फ्लक्स क्या रहता है, यानी जो हम निकालते हैं तो वो कैलकुलेट करना है कि बिटवीन द प्लेट्स क्या रहेगा, लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द प्लेट क्या रहेगा या राइट हैंड साइड ऑफ द प्लेट क्या रहेगा। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो वो आप कर लीजिएगा। उसको पूरा डिराइव करने की जरूरत नहीं है, सिंपल सा ये है, क्योंकि हम कैपेसिटेंस जो इसका सेकंड चैप्टर है कैपेसिटेंस, वहाँ पे हमें इसको यूज़ करना है, तो इसलिए आपके दिमाग में ये चीज़ होनी चाहिए। अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पे, वो है नेक्स्ट चैप्टर हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ आपसे कैपेसिटेंस की, तो कैपेसिटेंस में सबसे पहला जो टॉपिक निकल के आता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के रिगार्डिंग क्वेश्चंस आते हैं कभी कभार 1-2 नंबर के। ठीक
सकता है। देन उसके बाद आप जब इसको करेंगे तो ज़्यादातर कोशिश ये कीजिएगा कि जो कैपेसिटेंस वाला टॉपिक है, यानी कि डाइलेक्ट्रिक एंड इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन वाला टॉपिक विद कैपेसिटर एंड कैपेसिटेंस फाइंड आउट करने का, तो ये कैपेसिटेंस वाला जो टॉपिक रहेगा ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है इसमें, ठीक है। तो कैपेसिटेंस करना बहुत ज़रूरी है। कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स इन सीरीज़ एंड पैरेलल, ये इंपॉर्टेंट है कि किस तरीके से करेंगे, ठीक है। फिर इससे रिगार्डिंग न्यूमेरिकल्स बहुत आते हैं, कई बार देखा गया है कि न्यूमेरिकल जो है कैपेसिटेंस के बिहाफ पे बहुत बार आते हैं, तो आपको कैपेसिटेंस में न्यूमेरिकल प्रैक्टिस बहुत करनी है, ठीक है। तो उस पर भी न्यूमेरिकल्स आ जाते हैं कि अगर हमने किसी कैपेसिटर को कंटिन्यूस बैटरी के साथ जोड़ा है या डिस्कनेक्ट कर दी है तो उसमें क्या कैपेसिटेंस रहेगा, पोटेंशियल डिफरेंस क्या निकलेगा, इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। तो इसमें जो सेकंड चैप्टर है उसमें सबसे पहला टॉपिक तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो गया और पोटेंशियल डिफरेंस हो गया, और उसी के बिहाफ पे कैपेसिटेंस का पूरा कंप्लीट मैं कहूँगा। थर्ड एक ऐसा है कि कैपेसिटेंस के बारे में कि कैपेसिटेंस कैसे फाइंड आउट करते हैं, क्या होता है कैपेसिटेंस, फिर डाइलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रिक पोलराइजेशंस क्या रहता है, कैपेसिटर में अगर हम कनेक्शन देते हैं विद डाइलेक्ट्रिक प्लेट और विदाउट डाइलेक्ट्रिक प्लेट तो उस कंडीशन में उसकी कैपेसिटेंस में क्या इम्पैक्ट आता है, क्या फ़र्क पड़ता है, वो हम चौथा टॉपिक ले लेंगे। तो दूसरे चैप्टर से हमारे 4 टॉपिक निकल के आते हैं, जिसमें मेन जो सबसे बड़ा टॉपिक निकल के आता है वो कैपेसिटेंस से रिगार्डिंग है। तो ये 2 चैप्टर्स हम करेंगे अभी आने वाले टाइम में। तो ये जो टोटल वेटेज है इस चैप्टर की वो है 16 नंबर। इन दोनों की अगर मैं इसको माइनस करता हूँ आउट ऑफ 70 तो यानी मेरे पास रह जाते हैं 54 मार्क्स और बाकी चैप्टर्स के लिए। तो हम ये देखेंगे कि हमें 16 नंबर के क्वेश्चंस इधर से मिलने हैं, तो हमें ये 2 चैप्टर अच्छी तरह से करने हैं, ठीक है। अब बात आती है कि क्वेश्चन पैटर्न जो पिछले 24-25 में बना था वो क्या रहता है, उसके रिगार्डिंग मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि कॉम्पिटेंसीज फोकस्ड क्वेश्चंस जो आते हैं MCQs या केस बेस्ड क्वेश्चंस, ठीक है, सोर्स बेस्ड इंटीग्रेटेड क्वेश्चंस और एनी टाइप ऑफ, वो 50% क्वेश्चंस हैं, यानी कि आपके एग्ज़ाम में बहुत इजी कर दिया गया है। लेकिन MCQs को सॉल्व करने के लिए आपको एक थॉरो नॉलेज होनी चाहिए चैप्टर की, तभी आप इसको सॉल्व कर पाओगे। छोटे मोटे न्यूमेरिकल्स आते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप्स, वो आपको सॉल्व करने आना चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ है। उसके बाद रिस्पॉन्स टाइप क्वेश्चंस, तो सिलेक्ट रिस्पॉन्स वो भी MCQs में आते हैं, वो 20% आते हैं, तो 50 to 70% पेपर तो आपका यही हो गया। फिर कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चंस, शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस, लॉन्ग आंसर्स टाइप क्वेश्चंस जो हैं एज पर एग्जिस्टिंग पैटर्न जो ऑलरेडी चलता आ रहा था वो 30% आता है। तो 70-30 का रेशो है, तो इसमें आप आराम से इसको सॉल्व कर सकते हैं। आई होप 25-26 का जो पैटर्न रहेगा वो भी यही रहने वाला है, तो आप लोगों को अच्छी तरीके से तैयारी कर लेनी चाहिए CBSE के अकॉर्डिंग। CBSE की बुक को ज़रूर प्रेफर कीजिएगा, क्योंकि मोस्टली यही होता है कि जितना सिलेबस दिया जाता है CBSE वहीं से पेपर बनाती है। कुछ कंडीशंस कभी कभार हो जाती हैं कि आउट ऑफ सिलेबस 1-2 क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा हमें किस तरीके से तैयारी करनी है। तो बोर्ड आने वाला है, तो हम लोगों को इसकी प्रॉपर तरीके तैयारी करनी है, और मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें समझाने वाला हूँ। तो आप बने रहिएगा हमारे आने वाली वीडियोज़ में, और हम लोग इसको शुरुआत करते हैं। तो थैंक यू एंड वॉच माई चैनल विज्ञानशाला।